नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी फुल ऑन। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने बताया था मानव हृदय के बारे में और वो किस तरह से फंक्शन करता है उसके बारे में डिटेल्स में मैंने बताया था। और मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट क्लास मेरा जो होगा वो रक्त से होगा, यानी ब्लड से होगा। तो आज का जो क्लास है वो पूरा का पूरा मैं ब्लड पे कॉन्सेंट्रेट करके, मतलब ब्लड के बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बारीकी से मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ब्लड जो है वो कैसे बनता है, कहाँ मानव शरीर में बनता है, किस तरह से उसका परिसंचरण होता है। इसके बारे में जो फैक्ट्स मेरे दिमाग में आए वो मैंने नोट किया और मैं आपके लिए वो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इस क्लास को स्किप ना करें और पूरा का पूरा वीडियो देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये क्लास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे ये क्लास, जिसमें अब मैं बताना जा रहा हूँ ब्लड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं रक्त के बारे में, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि रक्त जो होता है उसको इंग्लिश में हम लोग ब्लड के नाम से जानते हैं, उसको ब्लड बोलते हैं। और सबसे पहला पॉइंट मैंने नोट किया, उसको बोलेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हमारे बॉडी में जो रक्त का प्रवाह होता है उसको मोटा मोटी तौर पर हम परिसंचरण बोलते हैं। और उस तंत्र को जिसके द्वारा ये पूरा प्रवाह होता है हमारे शरीर में, उसको रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले हमको बताया था विलियम हार्वे ने। किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रक्त समूह। रक्त समूह के बारे में मैं डिटेल्स में आगे बताऊंगा। रक्त समूह क्या होता है? रक्त समूह के बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे ए बी एंड ओ, इस इतने तरह के जो है रक्त समूह पाए जाते हैं जनरली। और इसके बारे में सबसे पहले बताया था लैंड स्टीनर ने 1901 में। नाम याद रखना, लैंड स्टीनर। तो ये हो गया रक्त समूह का बात और ये हो गया रक्त परिसंचरण का। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे ने बताया और रक्त समूह लैंड स्टीनर ने बताया 1901 में। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिंपली ये हम बोलते हैं कि मानव जो जाति है उसमें दो तरह के जनरली लोग पाए जाते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष होते हैं। तो स्त्री यानी फीमेल में रक्त की मात्रा होती है 5 लीटर, अप्रॉक्स 5 लीटर। और जेंट्स यानी पुरुष में रक्त की मात्रा होती है 5.6 लीटर। तो अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि पुरुष में 0.6 लीटर ज़्यादा होता है रक्त की मात्रा बनिस्पत की स्त्री में। इज इट क्लियर? तो मैं ये बता रहा था कि मानव में स्त्री जो आती है, स्त्री में 5 लीटर खून मिलता है और पुरुष में 5.6 लीटर के लगभग में रक्त की मात्रा पाई जाती है। इसमें एक चीज़ मैंने ऐड किया, वो ऐड किया है कि एक्चुअल में मानव शरीर में जो है उसके भार के हिसाब से जो है रक्त उसके शरीर में पाया जाता है। अब कितना पाया जाता है? तो उसके भार का 7% ही उसके ब्लड, जो उसका शरीर में ब्लड है, किसी भी मनुष्य के भार का 7% होता है। आप अगर मान लो कि आपका वेट कितना है, 70 kg है, ठीक है। अगर आपका वेट 70 kg है तो 70 kg का 7% आप निकाल लो तो ये आएगा आपका मोटा मोटी 49/10 यानी 4.9 लीटर। यानी जो व्यक्ति 70 किलो का है उसके अंदर रक्त की मात्रा लगभग 5 लीटर यानी 4 लीटर यानी 4.9 अप्रॉक्स 5 लीटर उसके शरीर में रक्त होगा। ठीक है जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा था कि रक्त जो है इसको ब्लड भी बोलते हैं और इसका पीएच वैल्यू जो होता है, वो 7.4 यानी ये क्षारीय होता है। अब आप पीएच वैल्यू के बारे में भी पढ़े होंगे पहले, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं थोड़ा सा कि मान लीजिए कि ये कोई लाइन है और इसके बीच में एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं 7। ये 7 से अगर पीछे जाएगा तो वो हो जाएगा अम्लीय यानी एसिडिक, और ये 7 से ऊपर जैसे ही जाएगा वो हो जाएगा बेसिक यानी क्षारीय। ठीक है, तो 7.4 होता है पीएच वैल्यू किसका? ब्लड का। इसका मतलब हो गया कि
कि ये ब्लड जो होता है हमारा वो क्षारीय होता है। अब आगे समझते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ब्लड जो होता है, अब ये किस इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट क्या होते हैं, मतलब किससे मिलके ये बना होता है। तो इसको जनरली हम लोग 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, जो कि आप देख रहे होगे बोर्ड पे। एक होता है एक भाग जो कि तरल भाग होता है, तरल भाग मतलब आप समझ रहे होगे, तो तरल भाग जैसे जिस तरह से लिक्विड स्टेट हो इसको बोल सकते हो, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा, ठीक है। ये अप्रॉक्स 60% ऑफ द ब्लड होता है, यानी ब्लड का एक पार्ट हो गया प्लाज्मा, और दूसरे पार्ट में जो कि सॉलिड स्टेट में आप बोल सकते हो वो 40% होता है, उसको बोलते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। यानी ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट 2 होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो प्लाज्मा अप्रॉक्स 60% होता है, यानी तरल भाग ब्लड का 60% होता है, और उसमें और भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसमें आते हैं 40% में जो आते हैं उनको ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। और ब्लड कॉर्पस्कल्स के भी 3 पार्ट डिवाइडेड होते हैं, यानी ब्लड कॉर्पस्कल्स 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उनका नाम होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यानी हम पूर्ण रूपेण बोल सकते हैं कि ब्लड जो बना होता है उसमें प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये सारे चीज के मिलने के बाद हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण होता है। यानी ब्लड तभी बनता है जब ये सारे चीज अवेलेबल होंगे, यानी प्लाज्मा 60% एंड 40% ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का साइंटिफिक नाम अगर जान लो तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ये जो होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी 120 दिन तक ये काम करता है, उसके बाद ये स्थायी नहीं होता है। ये क्या होता है, ये मृत हो जाता है और ये जाकर जमा हो जाता है प्लीहा में, और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं WBC, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसका साइंटिफिक नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का। ल्यूकोसाइट्स यानी WBC का जीवन काल होता है 4 दिनों का। 4 दिनों के बाद ये मृत हो जाता है, और ये इसका मुख्य काम है शरीर में जो संक्रमण होता है उसमें वो शरीर को लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, यानी इम्यून सिस्टम हमारा पावरफुल करता है। WBC का इसका मुख्य काम है। ठीक है, यानी अगर अभी जो संक्रमण फैला हुआ है, जैसे कि आप जो कोरोना महामारी जो फैली हुई है, इसमें ये संक्रमण उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जिनकी इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं है, इसलिए इम्यून बूस्टर मार्केट्स में बहुत बिक रहे हैं। तो यहाँ आप समझने के लिए मैंने बता दिया कि ये जो WBC है वो मेनली आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है, यानी आपका इम्यून सिस्टम तभी अच्छा रहेगा जब आपका WBC काउंट अच्छा होगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 10,000 होता है, तो उसके विषय में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। मैं आता हूँ सीधे प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका जो साइंटिफिक नाम होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का जीवन काल होता है 3 से 5 दिनों का। थ्रोम्बोसाइट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिनों का। उसके बाद ये मृत हो जाते हैं। दोस्तों, एक्चुअली रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ऐसा तो नहीं है कि मैं सीधे जाऊंगा और मेरे को ब्लड मेरे को मिलेगा और मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, रक्त का निर्माण मनुष्य के शरीर में ही होता है, और वो होता है उसके बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? उसके बोन मैरो में, जिसको हिंदी में हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो वहाँ पे रक्त का निर्माण हो गया। ठीक है, और ये जो रक्त है मान लो कि बना, लेकिन कुछ ज़्यादा बन गया। तो ज़्यादा बन गया तो वो स्टोर कहाँ रहता है? तो वो स्टोर होगा स्प्लीन यानी प्लीहा में। कहाँ स्टोर होगा? प्लीहा में। प्लीहा एक ग्रंथि है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे लीवर के नज़दीक होता है, उसको ब्लड बैंक बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि ब्लड बैंक किसको कहते हैं।
तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं, जहां पे हमारा एक्सेसिव ऑफ ब्लड स्टोर रहता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है। रक्त हमारा जो है हमारे शरीर में निरंतर बहते रहता है, ठीक है। तो जो इसका मेन काम होता है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना, यानी जब तक आपके शरीर में रक्त का प्रवाह होते रहेगा आपका शरीर जो है आपके नॉर्मल टेम्परेचर को बनाए रखेगा, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका टेम्परेचर बना रहेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ हेर फेर होता है या तो आपका तापक्रम ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर आपका तापक्रम घट जाएगा। जब तक संचरण जो है वो सही से होते रहेगा आपका तापक्रम जो है वो नियंत्रित रहेगा। यानी रक्त का मुख्य कार्य यही होता है कि आपके शरीर के तापक्रम को वो नियंत्रित बना के रखता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रक्तचाप। अब इसको हम लोग ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, बीपी बोलते हैं, या फिर इसको रक्तचाप बोलते हैं। रक्तचाप एक्चुअली में रक्त हमारा जो फ्लो करता है या तो धमनी में करता है या सिरा में करता है, ये तो आपको पता है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हमारा जो नली है जिसमें वो रक्त का प्रवाह होता है उसमें एक चाप यानी एक प्रेशर बनता है, वो प्रेशर बनता है हमारे हार्ट के द्वारा। तो वो नॉर्मल होना चाहिए और वो नॉर्मल होता है 120/80। कितना होता है 120/80, यानी ऊपर के पार्ट जो होता है 120 होना चाहिए और नीचे वाला पार्ट जो है 80 होना चाहिए। अब ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे जो है 120 इसको सिस्टोलिक बोलते हैं। जो अपर में हो है दिया हुआ है 120 उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और जो नीचे 80 दिया हुआ है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। यानी सिस्टोलिक 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर इसमें आपको 120 के बदले 150 हो गया और या 80 के बदले में 100 हो गया, यानी सिस्टोलिक आपका 150 एंड डायस्टोलिक आपका 100 हो गया, यानी आपका बीपी जो हाई हो गया। इसको हाइपर टेंशन इससे बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और इसी में अगर आपका ये सिस्टोलिक आपका 100 हो गया और डायस्टोलिक आपका अप्रॉक्स 60 हो गया, तो ये बनाता है हमारा लो ब्लड प्रेशर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आप चलते चलते कहीं भी गिर सकते हो, चक्कर आ सकती है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं हाई बीपी एंड लो बीपी में। एक्चुअल में दोस्तों ये हाई बीपी का एक मेन कारण आपको बता दूं मैं कि इसको कोलेस्ट्रॉल का नाम आपने सुना होगा। जो कोलेस्ट्रॉल जिसके शरीर में बढ़ता है वो बढ़ने का कारण है ज़्यादा तैलीय पदार्थ खाना, और जो ज़्यादा तैलीय पदार्थ खाते हैं किसी किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगती है। और उनका जो जैसे मान लो कि जिसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगी, मान लीजिए कि हार्ट में जाने वाला कोई धमनी या सिरा है, तो इसमें क्या होता है, इस पर एक परत जमनी शुरू हो जाती है जिसको जो कि कोलेस्ट्रॉल से होती है। कोलेस्ट्रॉल से ये जैसे ये जो नली है ब्लड की, उसमें सर्कुलेशन जो है पहले इतना में होता था, लेकिन जब इस पर कोलेस्ट्रॉल की परत जमने लगेगी तो नली का जो है स्पेस कम हो जाता है। तो आप जैसे देखते होंगे एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप नल में पाइप लगाते हो, अगर मोटा पाइप लगाते हो तो उसका प्रेशर और जो पतला पाइप लगाते हो उसका प्रेशर दोनों में अंतर होता है। मोटे पाइप वाले का प्रेशर कुछ कम होता है, तो आप समझ लो कि वो नॉर्मल आपका चल रहा है, आपका शरीर का मोटा पाइप जो है वो नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो पतला हो जाएगा, यानी इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो नली का स्पेस जो है वो पतला हो जाएगा। तो ये जैसे ही पतला होगा आपके ब्लड का जो है प्रेशर जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा और आपका बीपी बढ़ जाएगा। इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा तो क्या हो गया, आपका हाई बीपी वो शो करेगा। और जैसे ही हाई बीपी शो करेगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें कुछ ब्लॉकेज हो जाए, यानी ब्लड पास ही नहीं करे या बहुत कम मात्रा में पास करे। आपके हार्ट में जितने ब्लड की आवश्यकता होती है उतना वो नहीं पहुंच पाता है, तो उस सिचुएशन में हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कोलेस्ट्रॉल एक मुख्य कारण है आपके शरीर में हार्ट अटैक आने का। तो ये मैं बताना चाह रहा था, थोड़ा सा डिटेल्स में मैंने बता दिया इसको। एक लास्ट पॉइंट और मैं बताता हूँ कि एक
कमी है, एक रोग है रक्त की कमी, उस कमी को रक्त अल्पता या फिर एनीमिया कहते हैं। जनरली ये लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, जेंट्स में कम पाया जाता है, लेकिन दोनों में ये पाया जाता है। दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास कुछ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी, और ऐसे ही क्लास अगर आप और भी कोई टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं अगला क्लास लूँ तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।